हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 के सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 120 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा गया है। मींस इसके जो फैक्टर करेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन चेक करो। देखो 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आंसर अपने पास क्या आएगा, डी। लेकिन आप वेरीफाई करके देख लो, 120 इसके जो प्राइम फैक्टर करें 3 3 5 या कितना हो गया 15, और 2 की पावर 3 होगा 8। 15 8 जा 120, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया, अपना सही आ गया। अगर आपने वैसे करके देखना तो इस प्रकार से करके देख लेना। 2 पे किया 60 आ गया, 2 पे 30, 2 पे 15, 3 पे 5 और 5 पे 1। 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, दो नंबर दिए हुए हैं, इनका अपने को एचसीएफ बताना है 96 और 404 का। तो क्या करेंगे, 96 के प्राइम फैक्टर कर लो आप। 2 पे किया 48, फिर 2 पे करेंगे 24, फिर 2 पे करेंगे 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे किया 3, फिर 3 पे किया 1। इसी प्रकार से 404 के कर लो। 2 पे करेंगे 202, 2 पे करेंगे 101। अब इसके बाद बस यही होंगे, 101 प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। तो यही होंगे अपने पास प्राइम फैक्टर। तो इनके अंदर कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ गया, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, ये रहा 2। तो दो बार ये कॉमन आ रहा है, तो एक ये कॉमन आ रहा है। जो नंबर कॉमन आता है वही कहता है प्राइम, इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन है, देख लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, इन द फिगर, ये अपने को फिगर गिवन है, पॉलिनोमियल फंक्शन किसका है, एक्स का है। तो मींस ये जो एक्स एक्सिस है, ये देखना भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो जीरो बतानी थी, जीरो बताने के लिए क्या करेंगे, ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी इसकी जीरो जाएगी। बस ये चेक करना है भी पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा है, एक्स का या वाई का। एक्स का तो अपने एक्स को चेक करेंगे। एक्स को ये ग्राफ देखो, एक और एक दो, दो जगह पे काटे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो जीरो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। विच सोल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये अपने को इक्वेशन गिवन है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। कौन सा सोल्यूशन है सेटिस्फाई कर रहा है इसको। देखो इसके अंदर अपने ऑप्शन रख के देखेंगे, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखो पहले क्या 1 1, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 1 रखता हूं, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 5 चाहिए। इसका मतलब ये तो हुआ नहीं। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 5, एक्स की क्या पे 2 माइनस 5, तो कितना हो गया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। और यही अपने को चाहिए था, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही आ गया। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म गिवन है अपने को एपी की -2 और कॉमन डिफरेंस गिवन है 2। तो अपने को फिफ्थ टर्म बतानी है। फिफ्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a5 कैसे निकालते हैं, a प्लस 4d, और a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 6। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, अपने पास एक एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म 5 है और फिफ्थ टर्म 17 है। तो अपने को यह बताना है भी इन पांचों टर्म का सम कितना होगा। फर्स्ट टर्म 5, फिफ्थ टर्म कितनी है 17, तो सम बताना है अपने को। कैसे करेंगे, देखो यहां पे करा देता हूं। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 5 और फिफ्थ टर्म 17, a5 इज इक्वल टू 17। a5 को अपने क्या लिखेंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a प्लस क्या लिखेंगे, 4d लिखेंगे। तो या फिर आप पे काम करो, हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा। जब अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं अपने को। तो सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू n a प्लस l बाई 2। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अगर अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो अपने पास इस फॉर्मूले से अपने निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि 5 टर्म्स का सम पूछा गया है। a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू लास्ट टर्म कितनी है 17 बाई 2, तो कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 22 बाई 2। ये कटिंग करने पे आ गया 11, 11 5 या 55। आंसर क्या आ जाएगा 55। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये देखो, इसमें 7th क्वेश्चन है। ये अपने को फिगर गिवन है, इसके अंदर एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है एपी के, ओके। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके, ट्रायंगल एपी के, ओके।
और उसके बाद अपने को सारी साइड्स गिवन है, वो साइड मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अपने को ये बताना भी ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ये जो साइड्स गिवन है ये अपने को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये बताना भी ए क्यू की वैल्यू कितनी है, ये वाली। तो क्या करेंगे, देखो ए बी अपॉन ए क्यू इसके अंदर लिख देंगे अपने। चलो इससे लिख लो ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों। देखो ये दोनों साइड इक्वल है, इसके अंदर पहले तो आप ये देखो कौन कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी। तो दोबारा लिखता हूं मैं इसको। पहला तो अपने पास ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू। ये सेट बनेगा एक तो अपने पास। दूसरा क्या बन सकता है अपने पास, ए बी अपॉन ए पी, या फिर ये सेट बन सकता है ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी क्यू पी क्यू। ये दो सेट अपने पास इसमें बन सकते हैं। तो देखो इसमें अगर अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपने पास ए क्यू की। ए क्यू कहां पे है, ये रहा। तो अपने को एक तो ये लेना पड़ेगा ए बी अपॉन ए क्यू, और दूसरा ये लेना पड़ेगा जिसमें अपने पास दोनों वैल्यू गिवन हो। तो दोनों वैल्यू कौन सी गिवन है, ए सी अपॉन ए पी है क्या, ए सी की वैल्यू नहीं है अपने पास। देखो तो बी सी अपॉन पी क्यू है, बी सी ये रहा 8 और पी क्यू की वैल्यू ये रही 4, ये अपने को गिवन है। तो इसी से अपने आगे निकालेंगे। तो ए बी अपॉन ए क्यू, ए बी की वैल्यू 6.5 अपॉन ए क्यू जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। लिखो पहले यहाँ पे बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 8 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कटिंग करने पे 1 2 2 1 जा 2, ये आ गया 3.25। तो ए क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 3.25। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ये आ जाएगा। तो नोट कर लो, सातों के सातों क्वेश्चन सातों करा दिए मैंने आप। तो चलिए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एक्स वाई एंड बी x2 y2, ये x1 y2 1 और ये x2 y2 है। क्या बोला गया है, ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2। तो इसके मिड पॉइंट में, बिल्कुल मिड पॉइंट में इसके मान लो ये P है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट में से भी अपने से सिर्फ x का ही पूछा गया है, x और y दोनों में का नहीं पूछा गया, सिर्फ x का पूछा गया। तो अपने क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज, वैल्यू पूछी गई है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो कितना आ गया 2 अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया। तो ये क्या गया 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। कैसे, मैं आपको बताता हूं क्या चीज पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल अपने ड्रॉ करते हैं और ये जेड बन रहे हैं, तो जेड के अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये पूछा गया इसमें, व्हाट इज द एंगल फाउंड बाय द टेंजेंट टू ए सर्कल विद द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर कौन सा एंगल बनाते हैं, ये पूछा गया है। तो ये 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू, ये मैंने डायग्राम बना दिया। तो इसमें अपने को पी क्यू की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये रही, ठीक है। उसके बाद ओ क्यू अपने को दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो अपने को रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है कितना होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना है 13 है ना, तो 13 की स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर प्लस बेस, बेस रेडियस है अपने पास तो बेस स्क्वायर, ठीक है। बेस इज इक्वल टू रेडियस मान लो, इज इक्वल टू रेडियस लिख दो यहाँ पे। तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 169 माइनस 144। जब मैं इसे राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके गया तो ये माइनस का हो गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस की वैल्यू होगी 5, मीन जो रेडियस है, रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो देख लो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 5 मिनट। ये देखो अपने पास ये क्लॉक होती है, जो क्लॉक यहाँ पे मैं क्लॉक बना के दिखा रहा हूं आपको, ये क्लॉक है। तो देखो 1 6 3 9 2 5, 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी ये पूछा गया है। भी पहले मिनट हैंड यहाँ पे थी, अब मिनट हैंड यहाँ पे चलेगी, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया ये देखना अपने को। देखो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 डिग्री मल्टीप्लाई 5, 5 मिनट है ना, तो ये कटिंग किया, ये कितना आ गया 6 5 या 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। नोट कर लो इनको आप भी। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द साइड ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब की साइड 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके पैरामीटर पूछा गया। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, पैरामीटर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 ए मीन साइड, यानी कि आम बोला जाता है इसे, ए फॉर साइड, यानी कि 12 मल्टीप्लाई साइड लिख लो या 12 ए लिख लो। तो अपने पास साइड कितनी है 3.5 है, तो क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 3.5, तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये देख लेना भी इसके कितने एजेस होते हैं, जितने एजेस उतनी साइड्स, और साइड से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को। दूसरा है, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 11 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो अपने को क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगा दो, यहां पे कर देते हैं इसे, सीएसए ऑफ सिलेंडर, इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है 968 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और हाइट अपने को गिवन है कितनी 11, तो क्या आ जाएगा, ठीक है 968 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/11 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, आर के। इन सभी वैल्यू को मैं इधर ले आया तो रेसिप्रोकल होगी। देखो ये 2 था, ये 1/2 बन गया, ये 22/7 था, ये 7/22 बन गया, ये 1/11 हो गया, तो रेडियस निकल जाएगी अपने पास। तो कटिंग करते हैं, देखो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88 88, 22 1 जा 22, ये आ गया 4 पे, और ये आ गया 2, तो रेडियस कितनी आएगी, रेडियस इज इक्वल टू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन पॉइंट ऑफ क्लास इज 11, मीन पॉइंट 11 दे रखा है और विड्थ बी दे रखी है, लेकिन ये गलत है, विड्थ बी नहीं होगी, इसकी विड्थ 8 मानो आप, इसकी विड्थ को आप 8 मान के चलोगे। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज, तो अपने से लोअर लिमिट पूछी गई इसकी, तो क्या करेंगे, मीन पॉइंट कितना है 11 और विड्थ कितनी है 8, तो 4 इसमें से कम कर देंगे, 4 इसमें से अपने ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो 4 इसमें माइनस के तो कितना है 7, और 4 ऐड के तो कितना है 15, तो 7 से लेकर 15 तक इसकी क्या है, क्लास इंटरवल है, और ये क्या आ गया अपने पास, क्लास मार्क्स आ गया। तो अपने से इसकी लोअर लिमिट पूछी गई थी, लोअर लिमिट कितनी आ गई 7 आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को अपने क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। जब अपने मोड निकालते हैं तब ये देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उससे अपने मोड बनेंगे। आगे ये बोला गया भी एक अपने पास इवेंट है ई नाम का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है टोटल, पी ई प्लस नोट पी नोट ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो अपने एमसीक्यू कंप्लीट हो गए, इसे नोट कर लो, इसके बाद अपने फिलअप्स करेंगे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के 6 पार्ट हैं, एक एक करके सभी सोल्व करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पूछा गया जिसमें ए बी सी ए रियल नंबर्स है और ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अपने पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इक्वल में 0 लगाना जरूरी है क्योंकि अपने से इक्वेशन पूछा गया, पॉलिनोमियल नहीं पूछा गया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये सारी टर्म 0, तो अपने पास लीनियर इक्वेशन बचेगी। इसलिए ए कभी भी 0 नहीं होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, द एन टर्म ऑफ एन एपी इज एन इज इक्वल टू 3n प्लस 7। तो कॉमन डिफरेंस बताना अपने को। तो देखो क्या बोला है, एन इज इक्वल टू 3n प्लस 7। अगर मैं ए की n की वैल्यू 1 लिखता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7। तो कितना का 3 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना का 10। अगर मैं n की वैल्यू 2 मानता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, देखो a2 इज इक्वल टू 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7। तो कितना का 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो AP क्या बन गई, 7 10। इस प्रकार से AP बन जाएगी। और कॉमन डिफरेंस पूछा गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट देखो, tan थीटा की वैल्यू गिवन है अपने को, तो sin थीटा की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहीं पे करवा देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। और ये कितना गिवन है, 3/4 गिवन है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अगर मैं ये थीटा मान रहा हूं तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कैसे, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4। तो 9 प्लस 16 25 किसके इक्वल आ गया, h स्क्वायर के। और h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5। अब पूछा क्या गया है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। इसका आंसर आ गया 3/5। नेक्स्ट देखो, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। क्या आ गया, इक्वल। क्या पूछा गया भी, ये एक ट्रायंगल अपने पास, ये ऑपोजिट साइड, यानी कि ये अपने पास दोनों साइड इक्वल है। तो इसके ऑपोजिट एंगल ये रहा और इसके ऑपोजिट एंगल ये रहा। ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी कहते हैं आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखो, ए लाइन दैट टच ए सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। क्या बोला गया भी, एक सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है। ये तो 2 पॉइंट को होगी, एक पॉइंट को। जैसे एक पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, ए कार्ड इन ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक ताश की गड्डी है जिसके अंदर 52 कार्ड्स है अपने पास। द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लैक फेस कार्ड इज। तो ब्लैक फेस के कितने कार्ड होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से, J Q K। ठीक है, ये ब्लैक टोटल कार्ड अपने पास कितने, 26 होते हैं। तो देखो टोटल कितने, 52 कार्ड्स, इसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड, और इसमें से भी 13 तो कौन से हो जाएंगे अपने पास, क्लब वाले हो जाएंगे इस प्रकार के। और 13 अपने पास इस प्रकार की शेप के हो जाते हैं, इस प्रकार की शेप के हो जाते हैं। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। और इसमें से J Q K कौन से होते हैं, फेस कार्ड गिना जाता है। तो फेस कार्ड 3 इसमें से आ जाएंगे, 3 इसमें से आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, और टोटल कार्ड कितने, 52। कटिंग करने पे कितना आ गया, 3/26। आपको सिर्फ आंसर लिखना, फॉर्मूले के अंदर नहीं अप्लाई करना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/26 इसका आंसर आ जाएगा। तो सारे फिलअप्स हो गए, इसे अपलोड कर लो। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 12 पार्ट है इसके, एक एक करके सभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर गिवन अपने को, इनका HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं अपने, 616। इसके प्राइम फैक्टर 2 पे करेंगे 308, फिर 2 पे किया 154, फिर 2 पे करेंगे 77, फिर 7 पे करेंगे 11, फिर 11 पे करेंगे 1। इसी प्रकार से 32 के प्राइम फैक्टर कर लो। 32 के प्राइम फैक्टर करने पे आ गया 16, फिर 2 पे करेंगे 8, फिर 2 पे करेंगे 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे 1। तो क्या आ गया अपने पास, 616 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखो ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया और ये भी, सिर्फ 3 बार 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, एक्सप्रेस द नंबर 156 एक नंबर है, इससे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अपने लिखना है। इसके क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जैसे ये बनाए है ना इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे 156, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 2 पे करेंगे 78 आ जाएगा, 2 पे करेंगे 39, फिर 3 पे करेंगे 13 और 13 पे करेंगे 1। तो 156 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये इसका आंसर आ गया फाइनल। थर्ड पार्ट देखो इसका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 6, तो अपने को ए की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या चाहिए, ax² माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। और गिवन क्या, गिवन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा क्या चीज है, अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है, और इनके जीरोज का प्रोडक्ट अपने को 0 गिवन है। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये 0 नहीं दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये कितना गिवन है 6। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, सी इज इक्वल टू क्या आ गया 6, सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6 है। अब इसके अंदर देखो सी कितना है -6 और ए की वैल्यू ए ही है, तो -6 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ गया -6। तो -6 अपॉन ए किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। अब देखो इसके अंदर अल्फा बीटा, इसके अंदर क्या चीज होती है, x² की वैल्यू a गिनी जाती है, x की वैल्यू को b माना जाता है और कांस्टेंट टर्म को अपने c मानते हैं। तो c अपॉन a है ना, तो c अपॉन a में ये देखो कांस्टेंट टर्म कितनी होगी -6 और x² का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a को अपने a ही लिखेंगे इज इक्वल टू 6 है, क्यों ये अल्फा बीटा के इक्वल है, अल्फा बीटा कितना 6 है, तो 6 1 6 ये आ गया -1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास -1 आ गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इन द इक्वेशन, ये अपने को इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बतानी है। 4x माइनस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी 1 गिवन है, तो क्या लिखेंगे 4 1 माइनस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 4 माइनस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से ये माइनस करेंगे -5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0, माइनस 39 ही बचा, माइनस का 35 ही बचा है, क्योंकि 4 जब ऐड करेंगे ना -39 के अंदर तो माइनस का 35 बचेगा, तो -5y की वैल्यू कितनी आ गई 35, जब इसे राइट साइड में लेके गया तो पॉजिटिव हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई 35 अपॉन में -5, कटिंग करेंगे माइनस का 7, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -7 आ गया। तो चारों क्वेश्चन हो गए, नोट कर लो आप इसे। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8। फाइंड द 11th टर्म इन एपी, अपने को एपी गिवन है, इसकी 11th टर्म अपने को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो a11 इज इक्वल टू a कितना गिवन है -17 प्लस कौन सी 11 टर्म फाइंड करनी है ना 11 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करने क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे करके दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे साइड में लिख भी देना, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना है -17, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, और a2 कितना है -12, माइनस ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया -17, a1 की वैल्यू कितनी है -17, तो -12 प्लस 17 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a की वैल्यू कितनी है -12, a की वैल्यू कितनी है -17 इज इक्वल टू -17 प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू -17 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 33। ये फाइनल आंसर आ गया। 11 टर्म पूछी गई थी, 11 टर्म कितनी आ गई 33 आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका, फाइंड द एब्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट। ये अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके 4 3, इसकी एब्सिका और ऑर्डिनेट बताने हैं। एब्सिका क्या होती है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को अपने एब्सिका बोलते हैं, तो एब्सिका कितनी आ गई अपने पास
इज इक्वल टू 4 और ऑर्डिनेट कितना आ गया, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। तो 2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 3 cot 30 की वैल्यू होती है √3 माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो 2 मल्टीप्लाई 3/4 हो गया। √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4 प्लस √3 की स्क्वायर कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। तो ये कटिंग करने पे 2 आ गया 3/2 प्लस 9 माइनस 1। तो 3/2 प्लस 8 हो गया। तो 8 हो गया 16 16 और 3 कितना हो गया 19/2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। 8 हो गया 16 16 और 3 19/2। ये फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन। ये अपने को एक फिगर गिवन है, ये टी एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके ऊपर दो टेंजेंट है टीपी और टी क्यू, वो इसका सेंटर पॉइंट है। तो देखो क्या बोला गया, इन फिगर टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ये मैंने आपको बता दी, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। अब इसके अंदर देखो, इफ एंगल टी ओ क्यू, ये वाला एंगल ये गिवन है 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का है। तो अपने को ओ टी पी ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो, इन ट्रायंगल OTP एंड ट्रायंगल OTQ, इसके अंदर क्या आ जाएगा देखो, PT यानी कि TP इज इक्वल टू TQ। ये क्या टेंजेंट्स है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राइट एंगल होते हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, राइट एंगल। और तीसरा ये वाली रेडियस इस रेडियस की इक्वल हो जाएगी, OP इज इक्वल टू OQ। ये क्या रेडियाई, यहां पे लिख देना, तो लिखना तो इसके अंदर लिख देना भी टेंजेंट और जो रेडियस आपस में मीट करती है वो क्या होते हैं, राइट एंगल बनते हैं। तो सो ट्रायंगल OTP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल OTQ के। अब ये दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, मींस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्यों, CPCT से। सो एंगल कौन से लिखेंगे, OTP पूछा गया ना, OTP, तो पता लिख दो OTQ इज इक्वल टू OTP बाय CPCT। अब क्या करेंगे, अपने को ये एंगल पता लग जाएगा कितने डिग्री का है, कैसे, ये 50 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का बच्चा, 40 डिग्री का। तो लिख लो एंगल OTQ प्लस एंगल TOQ प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल सम प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो OTQ कितना हो गया, OTQ, ये अपने को फाइंड करना है, OTQ प्लस TOQ कितना हो गया, 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OTQ इज इक्वल टू 140 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OTQ कितना हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल OTQ कितना आ गया अपने पास, 40 डिग्री का आ गया। तो ये दोनों एंगल अपने पास इक्वल है। तो सो एंगल OTP इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये आप इस प्रकार से निकाल देना। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 चारों अपने कंप्लीट हो गए, नोट कर लो इसे अपने। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। The radius of a circle is 7 centimeter and angle subtended at the center is 60 degree. Find the length of the arc. क्या बोला गया, देखो ये सर्कल अपने पास, सर्कल की रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और एंगल जो बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है ये।
तो अपने को ये बताना फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क है ना, आर्क इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसकी अपने को लेंथ बतानी है कितनी है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो कितनी आ जाएगी, देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस 7 गिवन है और थीटा कितना 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ये कटिंग करने पे 1/6 आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये कटिंग किया कितना आ गया 3, तो आंसर आ गया 22/3 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अगर पॉइंट्स के अंदर निकालना है तो 7.10 का कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर अप्रोक्स आ जाएगा। दोनों में से जो मर्जी लिख देना। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल के आर्क की लेंथ गिवन अपने को कितना 4 सेंटीमीटर और रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो अपने को एरिया बताना है उस सेक्टर का। सेम ही डायग्राम बनेगा, डायग्राम सेम ही बन जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर, ये कितने 4 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो अपने को एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। एल क्या चीज होती है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ये वाली क्या बोलते हैं आर्क, और आर क्या हो गया रेडियस, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। कटिंग करने पे आएगा 2, 2 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स बताना है, क्या करेंगे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 + 25/2 इज इक्वल टू 35/2। कटिंग करने पे कितना आ गया 17.5। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 25 इयर्स ऑफ एज। 25 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं वो बताने अपने को इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो देखो CF निकाल लो, कितना का 3, 9, 17, 25 और 2। ये जो बच्चे हैं ना यहां तक, ये सारे के सारे कितने हैं 25 साल से कम है। देखो ये 25 यहां पे भी है, 25 यहां पे भी है, तो 25 ईयर वाला बच्चा यहां पे नहीं काउंट होगा, यहां पे काउंट होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो देख लो कितने हैं, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 कितना होगा 25। तो क्या लिखोगे आप, स्टूडेंट्स बिलो 25 ईयर्स एज ऑफ एज इज इक्वल टू 3 + 6 + 8 + 8 इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ अपना सेक्शन पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अपने को पॉलिनोमियल दे रखे, इसकी जीरो दे रखी 3/2 और -1/3, देन वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स। तो अपने को ये बताना है भी इसके रिलेशनशिप फाइंड करना है अपने को, किसके बीच में, जीरोज और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है अपने को। कैसे करेंगे देखो, पहले तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास क्या है, 6x² -3x -7x -3 -7x, ये अपने को गिवन है। तो इससे सबसे पहले अपने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी सबसे पहले x² की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा है, फिर 7x लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। ये अपने पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और इक्वल में 0 लगा देंगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी जो जीरोज गिवन है वो कौन कौन सी है, जीरोज अपने पास अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू -3/2। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या जीरोज पॉलिनोमियल की अपने पास है, अल्फा और बीटा। अब इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने हैं। रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये अपने को वेरीफाई करना है भी अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a की वैल्यू आ रही है और अल्फा बीटा क्या c/a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसके अंदर जो a होता है, a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है।
बी जो होता है बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो होती है कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, आप वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना गिवन अपने को 3/2 प्लस बीटा कितना गिवन है -1/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू इसमें है ये रही, ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। बी की वैल्यू एक्स के कोफिशिएंट होते तो -7, तो -7, ये वाला माइनस यहां पे लगा दिया, और x का कोफिशिएंट -7 है वो मैंने यहां पे लिख दिया। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो क्या ये सेम बन रहा है या नहीं बन रहा? 3/2 -1/3 क्या 7/6 के इक्वल आ रहा है? ये नहीं, ये अपने चेक करेंगे। तो इसका एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 3 9, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 1 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 7/6। 7 यानी कि 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये अपना रिलेशनशिप क्या वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वाला। दूसरा अपना वेरीफाई करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना अपने पास 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है -1/3। चेक करेंगे क्या सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है? सी का कांस्टेंट टर्म -3 और ए कितना 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखो ये कितना बन गया, यहां पे करा देता हूं आपको। ये बन गया अपने पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1/2 इज इक्वल टू, अब इसकी मैं कटिंग करूंगा, ये कितना गया 1 2, ये भी कितना गया -1/2। तो ये भी अपना क्या गया रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, तो लिखेंगे ना हेंस वेरीफाइड है। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास वेरीफाइड हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11। 2x + 3y इज इक्वल टू 11, और उसके बाद गिवन है 2x - 4y इज इक्वल टू 24। तो अपने को m की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन के अंदर, y इज इक्वल टू mx + 3। तो क्या करेंगे, पहले इससे अपने एलिमिनेशन मेथड से अपने y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इससे क्या करेंगे, माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सभी के साइन से जो होंगे नीचे वाले के, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 3 और 4 कितना हो गया 7y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन सही लिखी है कि मैंने, ये माइनस का 24 था, ये 24 माइनस का था, ये बन गया प्लस का, तो 7y इज इक्वल टू 35 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 35/7, कटिंग करने पे आ गया 5, तो y इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू को अपने इस इक्वेशन के अंदर लिख के m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो y से अपने x की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इसके अंदर अपने x की वैल्यू y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर क्या था 2x + 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x + 3 y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x + 15 इज इक्वल टू 11, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 11 - 15 मींस 4, 2x इज इक्वल टू -4, और x की वैल्यू कितनी आ गई -2, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रख के अपने x m की वैल्यू निकालेंगे। नाउ y इज इक्वल टू mx + 3, तो y की वैल्यू अपने पास 5 प्लस m, y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है -2 + 3, तो 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा -3, 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, तो 2 इज इक्वल टू -2m, और m की वैल्यू कितनी आ गई 2/-2, कटिंग करने पे -1, m इज इक्वल टू -1। ये क्या गया फाइनल आंसर आ गया इसका, m की वैल्यू पूछी गई थी, m की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे? तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट नंबर, ये लिखना स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 12, एंड लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट नंबर कितना जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा 99।
दो डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 12 है जो 3 से डिवाइड होगा, और लार्जेस्ट नंबर 33 है जो 3 से डिवाइड होगा। तो अपने पास एपी क्या बनेगी? एपी अपने पास बन जाएगी 12 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 12 है ना। 12, 15, 18 और लास्ट में लिखेंगे 99। तो इसके अंदर देखो ए की वैल्यू अपने पास आ गई 12, डी आ गया अपने पास 3 और एन 99। फाइंड क्या करना अपने को? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है फॉर्मूला। तो यहां पे अपने लिखेंगे 99 इज इक्वल टू ए, ये ए एन आ गया अपने पास, एन नहीं है ये ए एन है, ठीक है। ए एन की वैल्यू 99, ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। तो 99 इज इक्वल टू 12 में से 3 गया 9 प्लस 3n, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। तो 3n की वैल्यू मेरे पास आ गई इज इक्वल टू 90 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/3, कटिंग करने पे आएगा 30, n इज इक्वल टू 30। तो 30 ऐसी टर्म्स है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, 2 डिजिट्स वाली। 30 2 डिजिट्स वाली ऐसी टर्म्स है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आ गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर लो। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है? स्टेट वेदर द पेयर ऑफ ट्रायंगल शोन इन द गिवन फिगर। ये अपने पास फिगर गिवन है, ये बताना है भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। ट्रायंगल्स में आपको यहाँ पे फॉर्म कर देता हूं। एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। इसका नाम है एबीसी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। और ये वाले अपने पास ई डी ई एफ 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये अपने को बताना है भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर है या नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो ये 2 है, ये 4 आ गया, तो क्या करेंगे? ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना है 3 और ये कितना है 6, ए सी अपॉन में डीई इज इक्वल टू, ये कितना 2.5, तो बी सी और ये 5 इज इक्वल टू ई एफ। देखो ए बी अपॉन डी एफ यानी कि 2/4 इज इक्वल टू ए सी अपॉन डीई, ए सी ये रहा 3 और डीई कितना 6, 3/6 इज इक्वल टू डी सी बी सी अपॉन ई एफ, बी सी है 2.5 और ई एफ कितना है 5। तो कटिंग करने पे देखो क्या इक्वल आ रहे हैं क्या? सभी कटिंग करने पे क्या आ गया? 1/2 1/2 1/2 आ गए। सो ट्रायंगल कौन कौन से अपने पास है? चलो ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड साइड साइड, ठीक है। ट्रिपल एस से क्या होगा? दोनों के दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि सभी की वैल्यू क्या रही है? अपने पास इक्वल आ रही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, ए और बी के अपने को मिड पॉइंट ये गिवन है, तो बताओ ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये लाइन सेगमेंट है, ए की वैल्यू है -25 और बी की वैल्यू गिवन है अपने को -5 और y, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट गिवन है -7/2 और 3, इसे आप p मान लो। ये 1:1 के अंदर है क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट 1:1 के अंदर होता है। अब ये वैल्यू है x1, ये वैल्यू है y1, ये वैल्यू है x, ये वैल्यू है y, ये वैल्यू है x2 और ये वैल्यू है y2। अब क्या करेंगे? देखो अपने को डिस्टेंस निकालने के लिए ए और बी में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। इसमें अपने पास x2 तो पता है लेकिन y की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। जब अपने पास मिड पॉइंट गिवन होता है ना, तो क्या करेंगे? अपने इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है और ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है। अब जो मैंने ये y लिखा है, तो ये वाला y मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला y लिखा है, मीन्स 3 इज इक्वल टू y1, y1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y2 की वैल्यू है y अपॉन में 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6 इज इक्वल टू 5 प्लस y, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। अब ये y की वैल्यू 1 कौन सी है? इस y की वैल्यू आई है,
ओ सॉरी, हाँ, ये y की वैल्यू 1 कौन सी आई है, इसकी, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब a के कोऑर्डिनेट से -2 5 और b के कोऑर्डिनेट से -5 और 1 है। अब डिस्टेंस निकालनी है a और b के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से अपने निकाल देंगे। तो x2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है -5 माइनस x1 की वैल्यू है -2 प्लस y2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस y1 की वैल्यू 5, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे, तो ये होगा -5 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ये होगा -4 होल स्क्वायर। तो देखो -5 और 2 ये बचा -3 की स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -4 की स्क्वायर 16, तो कितना गया √25 किसके इक्वल होता है 5 सेंटीमीटर। तो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस पूछी गई थी वो कितनी है 5 यूनिट लिख देना, क्योंकि अपने को सेंटीमीटर वगैरह गिवन नहीं है, तो सीधा लिख देना 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2, तो अपने को बतानी है tan थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। तो गिवन क्या है, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और अपने को पता है साइन थीटा 1/2 को कहां पे होता है, ये मीन्स साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहां पे वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी आ गई 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 डिग्री, साइन से साइन इक्वल हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब मेरे को वैल्यू बतानी है टू फाइंड tan थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये बताना है मेरे को। तो कैसे करूंगा, देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3, इसका होल स्क्वायर करना है मेरे को। तो क्या करूंगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। यहाँ पे a की वैल्यू 1/√3 है और b की वैल्यू √3 है, तो ये लिखूंगा 1/√3 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दिया, अब 2ab 2 मल्टीप्लाई 1/√3 मल्टीप्लाई √3 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितना है √3 होल स्क्वायर। तो 1/√3 की होल स्क्वायर हो गया 1 की स्क्वायर 1 और √3 की स्क्वायर 3, प्लस इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 2 और √3 की स्क्वायर कितनी होगी 3 और 2 5, तो 1/3 प्लस 5, तो 5 3 15, 15 और 1 कितना होगा 16/3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 कंप्लीट हो गए, नोट कर लो आप इसे। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो अपने पास एक फिगर गिवन है, इसके अंदर ये बोला गया भी ए बी बी सी और सी ए ऑफ ए ट्रायंगल आर टचिंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी साइड ए बी बी सी और सी ए, ये एक सर्कल को टच करते हुए एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, और इस सर्कल की रेडियस को आर बोला गया, सेंटर इसका ओ है, और आगे ये बोला गया एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, ये ए बी के ऊपर पी पॉइंट टच कर रहा है, एसी के ऊपर आर और बीसी के ऊपर क्यू पॉइंट है। तो अपने को प्रूव करना है भी ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे वी नो दैट tangents drawn from an external point on the circle are equal at the point of contact। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, भी अपने को यह पता है भी किसी भी एक्शन पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है सर्कल के ऊपर, और जहां पे वो टच करती है वहां पे वो टेंजेंट्स दोनों आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, भी अपने पास एपी किसके इक्वल हो जाएगी ए आर के, एपी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी ए आर। ये अपने पास एक पॉइंट है ए, यहां से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स आ रही है एपी और ए आर, दोनों आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। दूसरा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी बी क्यू के। और तीसरा
सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सी आर के। ये 3 नंबर हो गए अपने पास। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। यहां पे लिख देना ऐड ऑल इक्वेशंस। ऐड करने पे क्या है देखो, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी दोनों आपस में मिलकर क्या बना रही है, एबी बना रही है। तो ये मेरे पास आ गया एबी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए आर और सी आर, ए आर और सी आर मिलकर क्या बना रही है, एसी प्लस बी क्यू। और यही अपने को प्रूव करना था, देखो एबी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू एसी प्लस बी क्यू। यहां पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो, एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। ये अपने पास एक आर्क है ए बी, ये क्या कह रही है अभी, ये आर्क सेंटर के ऊपर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर, और इस आर्क की लेंथ दे रखी है 5 पाई सेंटीमीटर, देन द फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मेड बाय द आर्क। तो अपने को देखो ये मेजर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर, इस माइनर सेक्टर का अपने को एरिया फाइंड करना है, जिसका कितना एरिया होगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले लेंथ गिवन है ना अपने को, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अपने रेडियस फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर किसके का होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो पाई अपने को, पाई अपने पास क्या है, आर की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यहां से निकालेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। इससे क्या आर की अपने पास लेंथ निकल जाएगी, और लेंथ ऑफ आर कितनी गिवन है अपने 5 पाई, इससे रेडियस निकल जाएगी। लेंथ ऑफ आर कितनी गिवन है 5 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। एंगल 45 डिग्री का है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 2 आर मल्टीप्लाई, ये हो गया 1 और ये हो गया 8, ये 1/8 बन गया। तो इससे मल्टीप्लाई क्या आ गया 1/8, इससे ये कटिंग किया कितना हो गया 4। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू आर। आर यहां पे मेरे पास आ गई 20 सेंटीमीटर, आर कितनी आ गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरे पास आर आ गई, तो इससे मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अंदर रख के इसका मैं एरिया फाइंड कर दूंगा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, तो एक काम करो इसमें अपने 3.14 ले लेते हैं। 3.14 से क्या होगा, अभी पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आप 22/7 भी ले सकते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर की लेंथ कितनी है 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इससे मैंने कटिंग किया, ये तो आ गया मेरे पास 1/8 आ गया। इसका पॉइंट डालूंगा नीचे, क्या लग जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4। अब 2 से कटिंग करूंगा, ये आ जाएगा 157। तो आंसर क्या आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर हमें क्या पता, भी यहाँ पे हमें 3.14 लेना है, 22/7 लेना है। तो बच्चों अगर आप 22/7 लेके आंसर निकालोगे तो पॉइंट्स के अंदर आएगा, तो भी आपका सही माना जाएगा। अगर आप 3.14 लेकर ले रहे हो तो आपका ये आंसर आएगा, ये भी सही माना जाएगा। बस आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा भी, अगर यहाँ पे 22/7 ले रहा हूं तो क्या कहीं पे पूरा पूरा कट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 3.14 लिया तो मेरे को पता लग गया भी यहाँ से कट हो जाएगा, इसलिए मैंने 3.14 ले लिया। दोनों में से जो मर्जी ले लेना, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर अपने पास 11 का आंसर, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। दोनों नोट कर लो आप। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 60। इस फ्रीक्वेंसी डेटा का अपने को सम कितना गिवन है 60 गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो अपने को यह बताना है भी x की वैल्यू कितनी होगी। 60 है ना, ये 50 है, 1 मिनट 60 है, तो अपने को यह बताना है भी x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इन सभी का सम कितना गिवन है अपने पास 50 गिवन है, तो यहां पे करवा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12।
गिवन क्या अपने को, गिवन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60, और अपने को पता है भी 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो ये हो गया 25, 40, ये हो गया 52, 52 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 52, तो एक्स इज इक्वल टू 8। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जो एक्स गिवन है इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखो, अपने पास एक ताश की गड्डी है 52 कार्ड्स वाली, एक ताश की गड्डी है 52 कार्ड्स वाली, वेल शफल्ड है, मींस अच्छी तरह से मिक्स की हुई है। तो अपने को उसमें से कार्ड निकालना है, तो कार्ड निकालने के बाद ये बताओ भी उसका रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से रेड कितने होते हैं 26, और ब्लैक भी कितने होते हैं 26। ठीक है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 26 अपॉन में टोटल कार्ड कितने 52, कटिंग करने पे आ गया 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ए कार्ड ऑफ किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किंग की टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं अपने पास, 2 रेड के अंदर होते हैं 2 ब्लैक के अंदर, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52, 4/52, क्योंकि टोटल कार्ड 52 है, किंग है अपने पास 4, तो इसे कटिंग करने पे आ गया 1/13, इसका आंसर आ गया 1/13। ए कार्ड ऑफ एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एस का मतलब ए, जो ताश के अंदर ए होता है ना, ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए भी 4 होता है अपने पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम हो जाएगी 1/13, तो ये सेम ही करना पड़ेगा 4/52, यहां पे कर देते हैं। चलो टोटल एस कितने होते हैं 4 अपॉन में 52, कटिंग करने पे आ गया 1/13। और लास्ट एक कार्ड ऑफ जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक आना चाहिए, मींस जो रेड कलर का कार्ड होता है हार्ट, उसके अंदर जे आना चाहिए, और जे एक ही होता है रेड कलर का हार्ट में। ठीक है, तो जैक है ना, जो जैक का यानी कि जैक, हार्ट का जैक अपने पास एक ही होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1/52। तो इसका आंसर ये है, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर ये रहा, और 13 ये अपना कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ मॉडल पेपर 8 का सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 का सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन के अंदर आएंगे, वो भी आपके पास 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द बोथ इंटीजर्स। क्या बोला कि अभी अपने पास 2 लगातार 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो अपने को वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। कैसे बताएंगे, देखो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहले पॉजिटिव इंटीजर को अपने x मान लेते हैं, तो दूसरा कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। देन द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, भी दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोला गया ना, भी दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1 इज इक्वल टू 306, तो क्या बन गया x² प्लस x इज इक्वल टू 306 बन गया। तो आ गया x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आया हम इसे, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके अपने प्राइम फैक्टर करेंगे, ताकि ऐड करने पे तो प्लस का x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 306x² आना चाहिए। तो इसे अपने सेपरेट कर देंगे 2 पार्ट्स के अंदर। तो देखो x² प्लस ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे, लगातार 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पे 306 आएगा। तो देखो ऐसे अपने पास हो जाएंगे 17 और 18। तो मैं लिख दूंगा x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन, इनमें कॉमन आ गया x, तो यहाँ पे बचा x + 18, और इन दोनों में कॉमन आएगा माइनस का 17, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 18। बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया ये, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब देखो x प्लस 18 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे माइनस का 18 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब एक नंबर तो मेरे पास माइनस का 18 है और दूसरा माइनस 17 है, तो क्या करेंगे अपने से दो नंबर पूछे गए हैं ना, तो लिख देना so the numbers are माइनस 18, इससे नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा माइनस 17 और 17 और 18 17 18, तो नंबर कौन से होंगे, या तो मेरे पास ये दोनों नंबर से होंगे या फिर ये दोनों नंबर से होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी 306 आएगा, 306 बोला गया था ना, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 306 आएगा। अब दूसरा ये बोला गया पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या करेंगे अपने इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये नंबर नहीं लेंगे अपने, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर मेरे पास क्या है नेगेटिव आ गए, नेगेटिव आ गए तो ये नहीं रखेंगे अपने, यही रखेंगे। ठीक है, इसे निगलेक्ट कर देना, आंसर क्या आ जाएगा 17 और 18। इसका सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं और आगे ये बताने भी अगर रियल रूट्स इसके हैं तो वो कौन कौन से होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स किससे फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। इसके अंदर तीन कंडीशंस होती है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो होंगे अपने पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे अपने पास। अगर अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो टू इक्वल रियल रूट्स निकलती हैं, रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो इसमें अपने पास कोई भी रियल रूट नहीं होता। तो इससे चेक करेंगे भी अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें a b c, h क्या होता है, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b किसकी वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। मींस ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a आ गई, ये पूरी वैल्यू साथ में साइन लेना पड़ेगा तो b आ जाएगी, और ये वैल्यू मेरे पास c आ गई। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस 4√3, माइनस 4√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो माइनस 4 का जब स्क्वायर करेंगे होगा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे होगा 3, 16 3 जाइए होगा 48, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, कितना आ गया 0, वैल्यू क्या आ गई 0। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो क्या आंसर आएगा, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। यहां पे लिख देना नेचर ऑफ रूट्स क्या आ गया 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया नेचर ऑफ रूट्स आ गया, नेचर ऑफ रूट्स। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बताना है भी अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन कौन से होंगे। अब लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यह श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इससे क्या होगा भी अपने पास रियल रूट्स आ जाएंगे। अब माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखो माइनस का 4√3 था, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी। अब 0 को चाहे आप रूट करो चाहे रूट ना करो एक ही बात होती है, 0 0 रहेगी। 2a 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, ये रही 3, a की वैल्यू कितनी है 3 है, हाँ 3 है की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो 4√3 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया, तो दूसरा भी क्या आएगा 4√3 अपॉन में 6, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, तो ये कटिंग कर दिए, ये आ गया 2 ये आ गया 3, तो 2√3 अपॉन में 3, और इधर भी क्या आ गया 2√3 अपॉन में 3, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या आ गए रियल रूट्स आ गए जो अपने को चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14।
तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स 7 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 11 8 एंड 1 3। क्या बोला गया, अभी अपने पास ये पॉइंट है 7 6, एक लाइन सेगमेंट है, उसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं 11 8 और 1 3 है। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, कैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं। मान लो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11 8 और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 3। इसके बीच में कहीं ना कहीं पे किसी भी जगह पे हो सकता है। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसके पॉइंट दे रखे हैं 7 6, इसे मैंने मान लो पी। अब ये जो पॉइंट है मेरे पास पी, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, ये अपने को बताना है। तो इसे के मान लो, इसे 1 मान लो। तो क्या करेंगे, अपने सेक्शन फॉर्मूला से कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या चीज होता है, इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। अब इसमें m1 m2 x1 x2 ये क्या वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो ये जो वैल्यू है, पहले x की वैल्यू देख लो, x इज इक्वल टू 7, ये x की वैल्यू है। x1 इज इक्वल टू 11, x2 इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 8 और y2 इज इक्वल टू 3। m1 इज इक्वल टू k और m2 इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज आ गई। क्या वैल्यूज है मेरे पास, ये देखो, ये x1, ये x हो गया, ये y हो गया, x1 y1 x2 y2। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पे अपने पुट कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। कौन से रेशियो के अंदर इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो m1 की वैल्यू कितनी है, k को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, मींस 1 से, प्लस m2 की वैल्यू है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 11 से, अपॉन में k प्लस 1। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू कितनी है 7। तो आ गया k प्लस 11 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, k प्लस 11 इज इक्वल टू 7k प्लस 7। 7 को कैसे मल्टीप्लाई किया, 7k हो गया, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 7 आ गया। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा। तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 7k माइनस k। अब मैंने क्या किया, इसको मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। इसको जब इधर लेके आ गया तो माइनस का हो गया, और k को जब राइट साइड लेके गया वो भी माइनस का हो गया। तो देखो यहाँ पे 6k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और k की वैल्यू कितनी आ गई 4/6। कटिंग करने पे कितना आ गया 2/3। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इसको 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दोनों में से किसी से भी निकाल लेना, चाहे तो इससे आंसर निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2:3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2:3, ये फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास। अगर आप इससे निकाल के देखोगे तो भी आपके पास 2:3 ही आएगा, ठीक है। तो अपने दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, एक से निकाल के देख लो, सेम ही आंसर आएगा। अब क्या है, इसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको मैं इस फॉर्मूले से निकाल के दिखा दूंगा, तो भी देखना सेम ही आएगा। अब दूसरा पार्ट देखो इसका, वही सेम है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 3 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना ली ए बी, ए के पॉइंट्स मैंने लिख दिए 1 2, बी के पॉइंट है 6 7, इसके बीच में कहीं पे मैंने पॉइंट लगा दिया, इसका नाम रख दिया पी, और इसके जो पॉइंट्स है 3 4। अब इसके अंदर ये देखो x1 y1 xy x2 y2, और ये हो गया k और ये हो गया 1। अब की बार फॉर्मूला मैं ये वाला यूज करूंगा ताकि आपको दोनों क्लैरिफाई हो जाए। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। अब m1 की वैल्यू k है, k को मल्टीप्लाई करेंगे y2 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस m2 की वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, y1 की वैल्यू है 2, अपॉन में k प्लस 1, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आ गया 7k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 7k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4। इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा और इसे राइट साइड में लेके चला जाऊंगा। तो 7k माइनस 4k इज इक्वल टू 4 माइनस 2।
तो 7 के में से 4 के मैंने माइनस किया, कितना आ गया 3k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो ये भी क्या होगा 2:3 के अंदर डिवाइड होगा। इधर भी अपने पास 2:3 आया था, इधर भी 2:3 आया है। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर सेम ही आ गया। आप ऐसे मत समझना अभी दोनों फॉर्मूलों के कारण सेम आंसर आया है, वो तो बाई चांस अपना सेम आंसर आ गया, इसका आंसर अलग भी आ सकता था। लेकिन कहने का मतलब ये है भी अगर आप इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर यह फॉर्मूला लगाते हैं तो भी आपका यही आंसर आना था, और अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप यह फॉर्मूला लगाते तो भी यही सेम आंसर आना था। तो आंसर इसका भी कितना का 2:3 और इसका आंसर भी कितना का 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, नोट कर लो दोनों पार्ट को आप। तो चलिए बच्चे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a होल स्क्वायर रूट के अंदर है इज इक्वल टू cos a के माइनस cot a। और दूसरा क्वेश्चन हो रहा, पहले प्लस को देखते हैं। तो देखो इसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a होल रूट के अंदर है। तो क्या करेंगे अपने इसे रेशनलाइज कर देंगे, इसे लिखेंगे 1 माइनस cos a अपॉन में 1 माइनस cos a। क्या होता है कि जो नंबर नीचे है ना वो नंबर सेम ही लिख देंगे, अपने जो वैल्यू नीचे है वो वैल्यू सेम लिख देंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा देखो 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a, ये बन गया मेरे पास 1 माइनस cos a की होल स्क्वायर, और 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे लिख देना जो दो फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए कौन कौन से किए हैं, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा m अपॉन n होल रूट के अंदर है तो इसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। इसके अंदर मैंने दो फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब 1 माइनस cos a तो क्या होगा स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस cos a, और नीचे मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर a। अब इस स्क्वायर से मैंने ये भी कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास बचा है 1 माइनस cos a अपॉन में साइन a। तो इसे मैं अलग अलग करके लिख दूंगा, इसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन a माइनस cos a अपॉन साइन a। 1 माइनस साइन a लिख दिया, cos a अपॉन साइन a। जब आप इसका एलसीएम लेकर दोबारा करोगे ना आपके पास ये वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। अपने इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखो 1 माइनस साइन a किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू cos a के, और cos a अपॉन साइन a इज इक्वल टू cot a। देखो यही अपने को चाहिए था, तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये अपना प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो कोट बी की वैल्यू अपने को 12/15 12/5 गिवन है, तो अपने को प्रूव करना है भी tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन की होल पावर 4 sec स्क्वायर बी। ये अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई साइन तो नहीं है ना, पहले नहीं इसी प्रकार से है। तो कैसे करेंगे देखो, तो पहले ना आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इससे अपने वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया मेरे पास a, इसे a मान लो, इसे b मान लो, और ये c मान लो। ठीक है, अब अपने को कोट b दिया हुआ है तो इसका मतलब एंगल अपने पास कौन सा है b। इसके सामने वाली साइड ये होगी मेरे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनिस। अब पंडित बद्री प्रसाद लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब अपने पास कोट बी है, कोट बी इज इक्वल टू 12/5 है। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोट ये रहा तो कैसे आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस अपने को गिवन है कितना 12 और परपेंडिकुलर गिवन है 5। तो बेस मेरे पास है 12 और परपेंडिकुलर है 5। इससे अपने क्या करेंगे हाइपोटेनिस की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे को पता है हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनिस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 5 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितना 12 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 को स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे तो h इज इक्वल टू 13 आ गया। हाइपोटेनिस मेरे पास कितना आ गया 13 आ गया। अब आगे क्या है भी इसको अब अपने इसके इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नो लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो tan स्क्वायर बी tan किसके इक्वल होता है देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज का ध्यान रखना भी यहाँ पे एंगल कौन से गिवन है। कई बार क्या होता है भी क्वेश्चन के अंदर एंगल चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे तो बी गिवन है, इधर भी बी था, तो अपना सारा डायग्राम ये सेम ही पड़ा रहेगा। कई बार यहाँ पे बी की जगह पे ए लिख देते हैं, अगर ए लिख देंगे ना तो परपेंडिकुलर अपने पास ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। लेकिन यहाँ पे तो अपने पास सेम बी ही है, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस सही चलेगा अपने पास। तो माइनस साइन बी, साइन स्क्वायर बी है, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 5 और बेस कितना है 12, माइनस परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनिस कितना है 13। तो ये 5 की स्क्वायर हो गया 25 अपॉन में 144 माइनस ये हो गया 25 अपॉन में 169। इसका एलसीएम लेंगे तो ठीक है, इतना हो गया अपने पास। तो एक काम करो ना, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन गया, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे लिख लो ए प्लस बी और ए माइनस बी, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम मेरे पास आ गया 156। 156 लेने पे 156 को 12 से डिवाइड करेंगे 13 आ गया, 13 5 जा 65 प्लस 156 को 13 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 5 से डिवाइड किया 60 और इधर भी सेम आ जाएगा 156 ये आ गया 65 माइनस 60। अभी आ गया 125 अपॉन 156 मल्टीप्लाई में ये आ गया 5 अपॉन 156 है। ठीक है, एक बार इसको अपने यहीं पे रख लेते हैं। अब इधर वाली वैल्यू अपने सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन की पावर 4 बी है, साइन की पावर 4 दे रखा है ना, तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इसकी होल पावर 4 है मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5 अपॉन हाइपोटेनिस 13, इसकी पावर भी 4 है, होल पावर 4 है मल्टीप्लाई हाइपोटेनिस है 13 और बेस 12, इसकी होल पावर भी कितनी है 4 है। तो ये हो गया 5 की पावर 4 अपॉन 13 की पावर 4 मल्टीप्लाई 13, ये स्क्वायर है यहाँ पे 13 स्क्वायर अपॉन में 12 स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से यहाँ पे कट के पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी। अब मेरे पास आ गया 5 रेज़ टू पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो गया 5 5 जा, चलो 5 की पावर 4 ही लिख लो और यहाँ पे आ गया 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई 12 पावर 2, ये आ गया मेरे पास इधर राइट हैंड साइड में। अब इधर देखो ये वैल्यू मेरे पास है, इस वैल्यू को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में इसे लिखूंगा 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13। ध्यान से देखना, ये 5 रेज़ टू पावर 3 हो गया, ये 5 आ गया। अब 156 12 मल्टीप्लाई 13 होता है और 156 12 मल्टीप्लाई 13। अब इसे मैं यहां पे कर रहा हूं, तो ये बन गया मेरे पास 5 की पावर 4 बन गया, ये 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर हो गया और 13 स्क्वायर हो गया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल, तो ये लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको पूरा सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो कितना आंसर आएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा। अगर आप पावर के अंदर भी इक्वल कर देते हो तो आपका आंसर सही गिना जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लो आप इसे। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका अपने को मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का पहले फॉर्मूला लिख लो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ये मीडियन का फॉर्मूला है। अब मीडियन के अंदर अपने को CF फाइंड करना पड़ता है, तो यहां पर सबसे पहले अपने CF फाइंड करेंगे। CF कितना हो जाएगा, 6 का 6 हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया 76, ये 92 96 और 100। क्या किया मैंने, इनको ऐड कर दिया, 6 का 6 आ गया, 6 के अंदर 30 ऐड किया 36, 40 ऐड किया 76,
16 ऐड किया 92, 92 के अंदर ये ऐड करते इस प्रकार से अपने पास CF की वैल्यू आ गई। अब ये जो लास्ट वैल्यू है ये n के इक्वल होता है, तो n इज इक्वल टू मेरे पास 100 आ गया। तो अपने को चाहिए क्या यहाँ पे n/2, n इज इक्वल टू 100, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/2। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे कर लो n/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब 50 से जस्ट आगे वाला CF है जो वो बॉक्स के अंदर बंद कर लो, ये रहा 50 से जस्ट आगे वाली वैल्यू कौन सी है 76, तो 76 को पूरी वैल्यू को मैंने क्या किया बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब इससे क्या होगा भी मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7, n/2 की वैल्यू अपने निकाल ली 50, CF की वैल्यू जस्ट ऊपर वाली आ गई कितनी आ गई 36, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और हाइट कितनी आ जाएगी 3। इन सभी वैल्यू को इसके अंदर लिख दूंगा मैं, तो इज इक्वल टू L, L की वैल्यू कितने 7 प्लस n/2 की वैल्यू आ गई 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 36 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 40 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो आ गया 7 प्लस 14/40 मल्टीप्लाई 3, तो कटिंग क्या ये आ गया 7, ये आ गया 20, तो आ गया 7 प्लस 21/20, तो आ गया 7 प्लस 1.10005, तो कितना आ गया 8.05 इसका आंसर आ गया। ये क्या आ गया इसका मीडियन आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ये बोला गया भी एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। भी क्या भी एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है कहते हैं, उसने अपना ये डेटा गिवन है, 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका डेटा इन्होंने गिवन दे रखा है, और इसके अंदर यह बताया गया है भी किस एज के पर्सन को मैंने कितनी पॉलिसी सेल की है, कितनी एज के पर्सन को मैंने कितनी पॉलिसी सेल की है, ये डेटा अपने को गिवन है। कैलकुलेट द मीडियन एज, इसके अंदर भी अपने को मीडियन फाइंड करना है। इफ द पॉलिसी आर गिवन टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड, कहते हैं ये जो पॉलिसी सेल की गई है कहते हैं 18 साल से ऊपर वालों को और 60 साल से नीचे वालों को सेल की गई है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पॉलिसी के अंदर ये ध्यान रखना जो पॉलिसी ना 18 साल से ऊपर के पर्सन को और 60 साल के नीचे से पर्सन को सिर्फ सेल की गई है। तो बिलो 20 लिखा है तो इसका पहले अपने क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल कितना निकल जाएगा 18 से लेकर 20 तक, क्यों, क्योंकि 18 ईयर ऑनवर्ड्स है, 18 से ऊपर वाले के हैं, तो 18 से होगा 20, बिलो 20 का मतलब 20 से लेकर 25 तक, बिलो 30 25 से लेकर 30 तक, बिलो 35 तो 30 से लेकर 35 तक आ जाएगा, बिलो 40 तो 35 से लेकर 45 तक। इसी प्रकार आप सारा डेटा ये लिख लोगे 50 से लेकर 55 तक और 55 से लेकर 60 तक। ये सारा डेटा अपने क्लास इंटरवल के फॉर्म में अपने लिख लिया। अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लगातार इंक्रीज होने का मतलब भी देखो इधर जब नंबर लगातार इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब वो वैल्यू अपने पास CF की होती है। ये वैल्यू अपने पास CF की है। ये क्या है CF से अपने F निकालेंगे। F कैसे निकालेंगे, देखो पहले अपने ऐड करते होते थे, नंबर 2 का 2 आ जाएगा, 2 के अंदर मैं ये नंबर ऐड करता था मेरे पास 6 आ जाता था। अब मैं क्या करूंगा 6 में से ये नंबर माइनस कर दूंगा, ऊपर वाला नंबर माइनस करना है। 6 ये 2 माइनस नहीं करना, ऊपर वाला माइनस करना है। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 24 में से 6 माइनस करेंगे 18, 45 में से 24 माइनस करेंगे 21, 78 में से 45 माइनस करेंगे 33, 89 में से 78 माइनस करेंगे 11, 92 में से 89 माइनस करेंगे 3 और 98 में से 2 माइनस करेंगे 6, 100 में से 98 माइनस करेंगे 2। अब इनको ऐड करके देख लेना भी ये भी आपके पास 100 बन रहा है या नहीं। अगर इसकी वैल्यू भी 100 है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया काम। देखो ये होगा 6 और 18 कितना होगा 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ये भी अपने पास क्या आ सेम आ गया। इसका मतलब अपने बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला देखो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई किससे करते हैं H से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये अपने पास n की वैल्यू आ गई, n कितना गया 100, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब 50 से जस्ट आगे वाली जो वैल्यू है CF के अंदर उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लो। कौन सी है 78, तो मैं क्या करूंगा इस 78 को इस बॉक्स के अंदर मैं बंद कर लूंगा। 78 को मैंने क्या किया बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर लिया। अब इन सभी वैल्यू को अपने लिख लेते हैं। देखो जैसे L, अब L की वैल्यू कौन सी आ गई 35 आ गई, n/2 की वैल्यू ये रही, CF की वैल्यू इससे जस्ट ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली कौन सी है 45,
एफ की वैल्यू ये रही 33, और हाइट चाहिए होती है अपने पास एच, एच कितनी है यहाँ पे 5 है। इन सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर लिख देता हूं। तो एल की वैल्यू कितनी है 35 प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस सी एफ की वैल्यू 45 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 33 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ गया 35 प्लस 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5, 35 प्लस 25 अपॉन 33, ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। इसको अब सोल्व कर लेंगे अपने, तो कितना आ गया 35 प्लस 25 को जब इससे डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले जाएगा 0.7 पे, 7 पे करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 231, तो अब मेरे पास बचा 19 0। तो अब मैंने किया 6 पे आ गया 180, तो 6 पे ज्यादा हो गया, फिर 7 पे जाएगा, तो अप्रोक्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 35.07, 35.77, ठीक है 35.77 या 35.78 के अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 17 पूरा कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ ही क्या हुआ भी अपना सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 का सेक्शन डी। सेक्शन डी का ऐसे टाइप क्वेश्चन जो लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 18, 19 और 20 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑप्शन के अंदर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अपने पास ये ट्री था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्री था, मान लो बी से लेकर डी तक अपने पास क्या एक ट्री था। क्या वो स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आने के कारण ट्री टूट गया यानी ब्रोकन हो गया, और जो ब्रोकन पार्ट है कहते वो जमीन के साथ टच कर रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये पूरा ट्री था, हाइट 1 और हाइट 2 दोनों के मिलाकर क्या बन रहा है, ट्री बन रहा है। जब अंधेरी आई, अंधेरी आने के कारण क्या हुआ, ये टूट गया, और इतना वो टूटा हुआ पार्ट है ये जमीन के साथ यहाँ पे टच कर गया। तो टोटल ट्री अपने पास कितना हो गया H1 और H2, और जब यहाँ पे टच किया तो ये वाला पार्ट यहाँ से एंगल बना रहा था 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप वेयर द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। और साथ में यह बोला गया है भी पेड़ का पार्ट जो टूट के नीचे टच किया था जमीन को, उसके फुट से डिस्टेंस इसकी 8 मीटर दी हुई है। तो अपने को यह बताना है भी इस ट्री की हाइट कितनी है। ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी H1 और H2, लेकिन H2 यहां से टूट के किधर आ गया ये वाला, तो H1 और H2 इन दोनों के अपने लेंथ निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास ट्री की हाइट आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, पहले पंडित बद्री प्रसाद लिख लेते हैं अपने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले अपने H1 निकाल लेंगे, फिर H2 निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अपने पास ट्री की हाइट आ जाएगी। H1 निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस अपने को गिवन है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। H1 निकालेंगे सबसे पहले, तो AB अपॉन BC ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर H1 और बेस कितना है 8 मीटर इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू tan 30 डिग्री लिख देना यहाँ पे, क्यों एंगल गिवन अपने को थीटा गिवन है 30 डिग्री का। तो H1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू होती है √3, 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 आ गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे आ जाएगा √3 H1 इज इक्वल टू 8, तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन √3। ये चलो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई अपने पास, यानी कि अपने पास H1 की लेंथ कितनी आ गई 8 अपॉन √3 मीटर। अब दूसरा अपने H2 की निकालेंगे। H2 की कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या तो आप इससे निकाल लो या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस से निकाल लो, किसी से निकाल लो, दोनों सेम ही आएगी। तो अपने परपेंडिकुलर अपने पास आ गया, तो हाइपोटेन्यूस, या ऐसे करो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस ले लो। तो H2 किसके इक्वल है, AC अपॉन BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस किसके इक्वल होता है देख लो, कहां पे गया, ये रहा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, साइन cos tan cot sec cosec, sec के इक्वल होता है इक्वल टू sec थीटा। तो
हाइपोटेनस कितना गिवन है h2 और बेस कितना है बेस 8 मीटर इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। थीटा वही रहेगा, एंगल वही रहेगा अपने पास 30 डिग्री। तो h2 अपॉन 8 सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है जितनी कोसेक 30 की होती है उसका रेसिप्रोकल, और कोसेक 30 की साइन 60 के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी हो जाएगी 3 अपॉन √2, इसके 2 अपॉन √3। साइन 30 की √3/2, साइन 30 से साइन 60 की √3/2 और साइन 60 से cos 30 बन जाएगा और cos 30 से साइन 30 बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h2 कितना आ गया इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 आ गया। h2 की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन √3। ये देखो 8 थ्रू या 16 और ये नीचे आ जाएगा √3 आ गया। अब ट्री की हाइट निकालनी है, लेंथ हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री के लिए क्या करेंगे इज इक्वल टू h1 प्लस h2। h1 की वैल्यू है 8 अपॉन √3 और h2 की वैल्यू है 16 अपॉन √3। दोनों का अपने एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा √3, तो आ गया 8 प्लस 16, तो कितना आ गया 24 अपॉन √3। ये आ गई अपने पास वैल्यू। अब क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देना आप, क्यों? क्योंकि कभी भी रूट वाली वैल्यू ना आप नीचे मत रखना, जब नीचे रूट की वैल्यू थी तो इसे रेशनलाइज कर देना। अब क्या करेंगे इसके बाद रेशनलाइज करेंगे 24 अपॉन √3। रेशनलाइज करने के लिए जो नंबर नीचे है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना इसे, तो ये आ गया 24 √3 अपॉन में 3। इससे कटिंग करेंगे तो आंसर आ गया 8 √3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 8 √3 मीटर आ गया। मीटर के अंदर ही है ना, कहां पे था, ये रहा 8 मीटर। तो किसके अंदर है मीटर के अंदर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। आप यहां तक छोड़ के आ देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर कई बार ये भी बोला जाता है भी जो √3 है √3 की वैल्यू रख देना, जैसे 1.732, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल देना तो भी आंसर सही है। अदरवाइज यहाँ पे छोड़ के आओगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं कटेगा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 16, 1 कैरी बचा, 8 3 24, 25, 2 कैरी बचा 56, 58, 5 कैरी बचा 8 1 8 और 5 कितना होगा 13। अगर आपने पूरी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो यह निकाल देना, अगर यहां तक करना है तो यहां तक कर देना। आपके आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखो, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे यहाँ पे पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग उड़ाने के लिए जो धागा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैंने क्या किया यहाँ पे ग्राउंड से बांध दिया। इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया यहाँ पे ग्राउंड से बांध दिया, टेम्परेरी यहाँ पे बांध दिया। और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ये पतंग के साथ जो धागा बांधा हुआ है वो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। ये देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसके अपने को लेंथ फाइंड करना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये बोला गया भी अज्यूम करो भी इसके अंदर कोई भी स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब भी कहीं से भी धागा मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा है ये धागा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस है। हाइपोटेनिस निकालना अपने को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस ये देखो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर 60 डिग्री 60 मीटर और हाइपोटेनिस तो अपने x मान लो एक बार, इज इक्वल टू साइन कितना आ गया 60 डिग्री। तो 60 अपॉन x और साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। कैसे, ये देख लो, ऐसे कर लो 120 इज इक्वल टू x √3। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया भी नीचे अगर रूट का नंबर आ जाए तो उसे रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर नीचे है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया मेरे पास 120 √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3। 3 से ये कटिंग किया, आ गया 40। तो मेरे पास आंसर आ गया इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। मीटर के अंदर ही है ना, देख लो कहां पे गया, हाँ ये लिखा 60 मीटर। ठीक है, मीटर के अंदर है तो इसका आंसर क्या आ गया 40 √3 मीटर।
या तो यहीं पे छोड़ देना तो भी सही है, अगर आपने इसकी वैल्यू रखे करना तो वैल्यू रखे कर देना। वैल्यू कितनी है 40 मल्टीप्लाई 1.732 √3 की वैल्यू। इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और 2 आ गया 6। तो 1 2 3 यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा 1 2 3, ये आ गया मीटर के अंदर, ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो नोट कर लो, दोनों पार्ट मैंने करा दिया आपको। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, देखो अपने पास ये वाली एक फिगर गिवन है, गिवन नहीं है, बनानी पड़ेगी अपने को। ए हेमिस्फीयर प्लेस्ड ऑन ए क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये अपने पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, मीन्स अपने पास एक क्यूब है, क्यूब जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है, मीन्स ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी क्या 10 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा गया है, एक हेमिस्फीयर रखा गया इसके ऊपर। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तब तक तो यह बताना है भी ये जो हेमिस्फीयर रखा गया है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, जितनी इसकी साइड है उतना ही इसका मैक्सिमम डायमीटर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो जाएगा 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। तो लिख देना मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। किसके इक्वल आ जाए, साइड ऑफ क्यूब के, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहां तक अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इंटायर एरिया ऑफ द कंक्रीट। अब यह बोला गया भी इसका जो भी एरिया है ना, भी जितनी शेप अपने को दिख रही है उसके ऊपर अपने को पेंट करना है, तो पेंट करने का कॉस्ट बताना है अपने को भी कितना कॉस्ट आएगा उसका। अगर उसका रेट अपने को गिवन है, रेट कितना है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर के 5 रुपए खर्चा आता है। तो ये बताने भी इसके पूरे के ऊपर पेंट करने का कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखना भी कितने एरिया के ऊपर इसका पेंट होगा, कौन सा होगा भी आपने पूरे क्यूब के ऊपर पेंट कर देंगे। तो पेंटेड एरिया लिख दो पहले तो आप, पेंटेड एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सारे का सारा ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ये जो हेमिस्फीयर रखे ना इसके ऊपर पेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया इसने कवर कर लिया, और जो एरिया कवर होगा उसके ऊपर पेंट नहीं होगा। यानी कि हेमिस्फीयर जो उल्टा करके रखा है उसके नीचे वाली साइड पे पेंट नहीं होगा, तो वो एरिया अपने माइनस कर देंगे। और वो एरिया क्या हो जाए, सर्कुलर शेप का होता है, तो वो हो जाएगा -πr²। ठीक है, ये कर दे, क्या कर दिया, माइनस कर दिया एरिया πr²। उसके बाद ये जो ऊपरली सरफेस दिख रही है आपको हेमिस्फीयर की, ऊपरी सरफेस के ऊपर भी अपने को पेंट करना पड़ेगा, और ऊपरली सरफेस मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इतना अपने को करना पड़ेगा। इतने एरिया के ऊपर अपने क्या करेंगे, पेंट करेंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² माइनस πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है अपने पास 2πr²। क्या किया, अभी पूरे क्यूब के ऊपर पेंट कर दिया, हेमिस्फीयर के ऊपर पेंट कर दिया, लेकिन हेमिस्फीयर का जो बेस है उसने इस क्यूब को कवर कर लिया था, तो उसके ऊपर पेंट नहीं होगा, उसको मैंने माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया 6a² प्लस πr²। 2πr² में से πr² माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा πr²। अब 6 a की साइड कितनी है, 10, कितना था 10 है ना, देखो कहां पे था ये रहा 10 सेंटीमीटर, साइड कितनी 10 सेंटीमीटर, प्लस पाई की वैल्यू मैंने बोला 3.14 लेनी है, 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर कितनी हो जाएगी, डायमीटर इसका मैक्सिमम कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो आर कितनी होगी 5। तो ये पेंटेड एरिया आ जाएगा अपने पास है, ये होगा 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग गया 100, इसको कटिंग किया आगे 20, ये कटिंग किया 4, ये 2 4 से कट कर दो तो आगे 7 28 हो गया, 3 4 8.205 78.5 इज इक्वल टू 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आएगा जिसके ऊपर अपने पेंट करेंगे। अब अपने को निकालनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई
रेट। पोस्ट कैसे निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया कितना है 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट। रेट कितना है 5 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 5/100 ये अपने पास रेट आ गया। तो कटिंग की ये मेरे पास आ गया 20 से भाई अपने इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो ये जीरो काटी पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। अब इसको जब कट करेंगे तो मेरे पास आ गया 3318 का आ गया 9339 पॉइंट, ये पॉइंट तो यहाँ पे लग गया 25 रुपीज। इतना रुपए क्या आएगा इसका खर्चा आएगा, अप्रोक्सीमेट 34 रुपीज आ जाएगा। अगर अप्रोक्स लिखना हो तो ₹34 लिख देना, अदरवाइज पूरा पूरा लिखना तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका कहते हैं स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अपने पास ना एक स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, इसका डायमीटर अपने पास 7 सेंटीमीटर है। इट ड्रॉप इनटू सिलेंड्रिकल वेसल, ये अपने पास सिलेंड्रिकल वेसल था, पानी से भरा हुआ है और पानी की हाइट पूरा नहीं भरा हुआ। ये देखो, इट ड्रॉप इनटू सिलेंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ये पार्शियली फिल्ड है, कुछ ना कुछ एरिया पानी से भरा हुआ है। मैंने इतना मान लिया यहां तक भी H1 यहां तक पानी से भरा हुआ है। इस स्फीयर को इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द वेसल 14 सेंटीमीटर। अब इसका अपने को डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर, मीन्स यहां से लेकर यहां तक कितना 14 सेंटीमीटर है। ये भी 14 हो गया, ये भी 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। और द स्फीयर कंप्लीटली सबमर्ज इन द वाटर। और ये जब मेरे पास स्फीयर था ना, स्फीयर को जब मैंने पानी के अंदर डाला तो पानी के अंदर पूरा ये यानी कि सबमर्ज हो गया, पूरा डूब गया। जब ये पानी के अंदर डूबेगा तो क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। तो अपने को ये बताना है देन हाउ मच विल द लेवल ऑफ द वाटर रेज। तो अपने को ये बताना है कि पानी का लेवल जो ऊंचा हुआ है वो कितना पानी का लेवल ऊंचा हुआ है, ये बताना है अपने को। क्या था अभी मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल था, तो एक मेरे पास हेमिस्फेरिकल बॉल है, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर पानी भरा हुआ था। इस बॉल को मैंने इस वेसल के अंदर डाला, जब इसके अंदर डाला तो ये स्फीयर था जो पानी के अंदर पूरा डूब गया, डूबने के कारण पानी का लेवल ऊंचा हो गया। अब ये बताना है कि पानी का लेवल जो रेज हुआ है वो कितना रेज हुआ है, अपने को ये बताना है। तो क्या करेंगे अपने, देखो पहले अपने इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। अपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो 4/3 पाई की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है तो 22/7 ही ले लेना, और आर 7/2 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो आर 7/2 हो जाएगा। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इसको कटिंग किया, ये आ गया 2, ये कट किया, ये कंप्लीटली कट हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 6, 3 2 6, तो ये हो गया 935 अपॉन 6। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब के अंदर। अब आप एक चीज ध्यान देना, इसके वॉल्यूम में से अगर इसका वॉल्यूम मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम मैं निकालूंगा क्या है, व्हाट विल द लेवल ऑफ वाटर एज। ठीक है, तो लेवल ऑफ वाटर एज, लेवल ऑफ वाटर एज कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर सबमर्ज द बॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट इनिशियल स्टेज। क्या करूंगा, अगर इसके वॉल्यूम में से मैं इसका वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पता लग जाएगा कितना वाटर रेज हुआ है। और इसके इक्वल में क्या मैं क्या रखूंगा, इज इक्वल टू क्या रखूंगा, ये वाला जो बॉल का वॉल्यूम था ना, बॉल का वॉल्यूम इसके इक्वल में रख दूंगा 539 अपॉन में 6 मीटर क्यूब, ये इसके इक्वल में रख दूंगा। ये वाली वैल्यू मैंने क्या किया, इसके इक्वल में रख दी। अब क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर सबमर्ज, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह पे मैं क्या लूंगा H2 माइनस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 539 अपॉन में 6।
तो इसके अंदर कॉमन देखो क्या आ रहा है, पाई आ गया कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन आ गया। एच मत कॉमन लेना क्योंकि ये H2 है, ये H1 है, H2 ये अपने को निकालना है, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू कितना का 539/6। पाई की वैल्यू गिवन है तो 22/7 लिख लो। आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, डायमीटर कितना 14 है, तो आर हो जाएगा 7। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 539/6। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 154। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 539/6। अब इसे क्या कर देता हूं मैं, तो देखो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 539/6 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर दिया, वो डिवाइड ही होता है। अब इसे कटिंग कर दो, देखो कट क्या करेंगे पहले, हाँ 7 के टेबल पे कट हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 1 2 22 आ गया, ये हो गया 7 7 जा 49 4 9 77 आ गया। अब 11 के टेबल पे कट हो जाएगा, ये आ गया 2 और ये आ गया 7। सही किया गया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ कमी कर दी, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई किया ना मैंने, ये कटिंग हो गई, यहाँ पे 11 ना था, तो यहाँ पे आ गया 11 मल्टीप्लाई 49, तो 539/6 हो गया, तो यहाँ पे 539/3 बचा यहाँ पे, क्यों ये 2 कट हो गया ना, तो यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये जहाँ पे भी 6 लिखा ना, वहां पे क्या करोगे आप 3 करोगे। कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, वो सही कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। अब यहां पे भी क्या करोगे आप 3 करोगे, तो H2 माइनस H1 कितना हो गया, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू कितना गया 7/6। यही क्या गया अपना फाइनल आंसर है। ये पानी का लेवल जो रेज हुआ है ना, वो कितना रेज हुआ है, 7/6 रेज हुआ है। यानी कि पहले आप ये मानो अगर पानी का लेवल 6 सेंटीमीटर था तब 7 सेंटीमीटर हो गया, अगर 6 मीटर है तो 7 मीटर हो गया, अगर 6 पार्ट के ऊपर 1 पार्ट पानी का लेवल रेज हो गया। ये अपना फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको आप। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मोड फाइंड करना है अपने को इसका। मोड के लिए फॉर्मूला लिख लो पहले, फॉर्मूला कितना, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई करते हैं H से। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, उसको डेटा को बॉक्स के अंदर बंद कर लो। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा था, इसे बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर लिया। अब इससे क्या होगा, भी मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी कितनी 60, F1 की वैल्यू आ जाएगी 61, F0 की वैल्यू आ जाएगी 52, इससे जस्ट ऊपर वाली, F2 की वैल्यू आ गई 38 और H की वैल्यू आ जाएगी, H क्या हाइट दोनों का डिफरेंस 20। इस सारी वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, मेरे पास मोड आ जाएगा। तो कितना आ गया, L 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38 और मल्टीप्लाई H। H कितना है 20, तो ये आ गया 60 प्लस ये बचा 9, ये होगा 122 माइनस ये होगा 90 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 60 प्लस 9 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ गया, 180/32, 4 के टेबल से कट कर दिया, ये आ गया 45, ये आ गया 8, तो हो तो कट होगा नहीं, तो 60 प्लस इसको से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 8 5 जा 40 50, तो 8 6 जा 48 20 8 2 जा 16 625, तो मोड कितना आ गया 65.625। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। क्या करना है इसका, आपने को मीन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, अज्यूम करना है अपने को 17.5, और मेथड भी फिर अगर अज्यूम किया है तो मेथड भी अपने को अज्यूमिंग मीन वाला मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका x निकाल लो। x कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 ये आ गया 7.5 12.5 17.5 22.5 और 27.5।
अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो एज्यूम किसका मानना है अपने को, 75। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, अभी मेरे पास मीन ही है, ये एज्यूम कर लिया। अब इससे क्या करेंगे, पहले निकालेंगे अपने यूआई। यूआई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स, ये अपने पास है एक्स माइनस ए कर देंगे। क्या कर दिया मैंने, एक्स माइनस ए। तो एक्स कितना था 2.5, 2.5 में से ए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 आ गया। किसका, माइनस का। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस का 5, ये 0, ये 5 और ये 10। ये क्या आ गया, यूआई की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, एफ आई यूआई। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है मीन का, एज्यूमिन मेथड से मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यूआई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला था अपने पास है किसमें, मीन का, अगर अपने एज्यूमिन मेथड से निकालना है तो। एफ आई यूआई मीन्स फ्रीक्वेंसी को और यूआई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का, माइनस का 45। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 70, माइनस का 75, ये 0 हो गया। 16 5 जा 80 और 5 10 जा 50। अब इनको ऐड कर लो तो सिग्मा एफ आई यूआई आ जाएगा। ये हो गया 130, 130 तो हो गया प्लस का, और ये हो गया मेरे पास 145, 190, 190 किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 60। इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, 10, 25, 49, 65, 70। इस वैल्यू को अपने यहां पे रख देते हैं। तो ए की वैल्यू तो 17.5 प्लस एफ आई यूआई की वैल्यू आ गई माइनस 60 अपॉन 70। इसको ये कट कर दिया तो आ गया 17.5 माइनस 7/6 कितना होता है, 6/7, अप्रोक्सीमेट 0.85 के करीब हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 0.85 के करीब हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 16.35। कितना आ गया, मीन कितना आ गया, 16.35। ये फाइनल आंसर आ गया। और क्वेश्चन अपना 20 नंबर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ सेक्शन डी भी कंप्लीट, सेक्शन डी के साथ साथ मॉडल पेपर 8 भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।